अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम का नाम है मुकालमा और मैं हूं आपका मेज़बान जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर ज़रबे अज़ब कामयाबी के साथ आगे बढ़ रही है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कराची ऑपरेशन एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। ऐसे हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये ऐलान कर चुके हैं कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल है, और साथ ही हम ये भी देखते हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को खुद ये वजाहत करनी पड़ती है कि वो एक्सटेंशन पे बिलीव नहीं करते। ये ऐसा माहौल क्यों क्रिएट किया गया कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 7 महीने पहले ये बयान देना पड़ा, और कौन से लोग हैं जो इस तरह की सूरत हाल पैदा कर रहे हैं कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मकबूलियत से लेकर उनकी एक्सटेंशन का इशू ज़ेरे बहस लाया जाए और अल्टीमेटली IASPR को इस हवाले से वजाहत करनी पड़े। आज के प्रोग्राम में इसी पे हम बात करेंगे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 7 महीनों के अंदर क्या अपना टास्क पूरा कर सकेंगे। 2016 दहशतगर्दी से पाक साल, क्या अल्टीमेटली वो ये गोल अचीव कर सकेंगे। और साथ ही साथ हम इस पे भी बात करेंगे कि पाकिस्तान के अंदर 2 तरह की राय इस हवाले से मौजूद है। कुछ साहिबान का कहना है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो मकबूलियत के लिहाज से भी नंबर 1 पोजीशन पर हैं और प्रोफेशनल सोल्जर हैं, उन्होंने दहशतगर्दी के हवाले से बहुत सा काम किया और अभी एजेंडा नामुकम्मल है, उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। और एक तबका वो है जो ये कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बहुत बेहतर फैसला किया और उनको ऐसा ही फैसला करना चाहिए था, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को किसी सूरत में भी एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। इस पे भी आज के प्रोग्राम में मुकालमा करेंगे। और मेरे साथ जो मेहमान मौजूद है जनाब एजाज चौधरी, आपका ताल्लुक PTI से है, किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, PTI पंजाब के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गज़नफ़र अली, आप सीनियर दफ़ाई तज़कियाकार हैं, आप भी किसी तारफ़ के मोहताज नहीं। साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब नवीद चौधरी, आपका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। एजाज चौधरी साहब, आपसे मैं आगाज़ करूँगा कि ये जो पाकिस्तान के अंदर सूरत हाल है, कौम देख रही थी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने एजेंडे को लेकर आगे चलेंगे, और आम लोगों का इस पे ख्याल ये है कि उनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जो अवामी राय आ रही है उसमें तो ये जज्बात सामने आ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उन्होंने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया है। आप समझते हैं कि 7 महीनों में ये दहशतगर्दी का एजेंडा पूरा हो सकेगा? जी बहुत शुक्रिया जुल्फ़िकार भाई। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है ताले आज़मा जर्नैलों और सियासतदानों से, और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए कोई भी बहाना बनाते रहे हैं। मेरा ख़्याल है उन्हें इसका ऐलान करने की भी चंदा ज़रूरत नहीं थी। पिछले 3-4 माह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, आम मीडिया के ऊपर ये गुफ्तगू उनके हवाले से चल रही है। हमारी मालूमात का तो सारा सोर्स मीडिया है, वहीं पर एक और ख़बर भी चल रही है कि कोई 4 वज़रा उनसे मिले हैं या कोई रब्ता किया है कि आप एक्सटेंशन ले लें या लेना चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का अलमिया यही है ना कि अदारे नहीं हैं, शख्सियात का उनके ऊपर। यानी आप कह रहे हैं कि हुकूमत की तरफ से पेशकश मौजूद है? मेरा ख्याल है, लेकिन मैं इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, ये भी मीडिया की रिपोर्ट है। लेकिन असल में देखना यह है कि जो एक अच्छा नेक नाम प्रोफेशनली साउंड सोल्जर है, उसने जो रवैया इख्तियार किया है उसे आप लुभा के, रिझा के और आइन के उसके लेकर आके उसमें अगर आप टेन्योर को एक्सटेंड करेंगे, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। मेरी ज़ाती राय में कि पार्लियामेंट के ज़रिए भी इसमें एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, हमारे यहाँ तो आइन भी मोम की नाक है। इस मुल्क के अंदर 2 दफ़ा एक आदमी के वज़ीर-ए-आज़म की गुंजाइश थी, तो हमारे 2 सियासी पार्टियों ने फैसला किया, उनकी इस मुल्क के अंदर रही है और है एक की, अब भी उन्होंने कहा कि तीसरा भी होना चाहिए। चुनांचे मैं समझता हूँ कि अदारों का इस्तेहकाम इस मुल्क के इस्तेहकाम से वाबस्ता है, और पाक फ़ौज के बारे में जितनी मुझे मालूमात हैं या समझ बूझ है मुझे, मैं समझता हूँ कि राहील शरीफ ने जो एक एजेंडा सेट कर दिया है, अगला आने वाला जो उनका उसी को फॉलो करेगा, उसको फॉलो करेगा, सरे मुँह इनहराफ नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कोई पार्लियामेंट का जरिया, कोई इधर की बात को उधर की बात करके करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि वो तसलसल टूट सकता है। परवेज़ साहब, हुकूमत की तरफ से ये तासर है, जिस तरह एजाज चौधरी साहब ने कहा कि हुकूमत एक्सटेंशन देना चाहती है, और ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत की तरफ से पेशकश चीफ साहब की टेबल के ऊपर मौजूद है।
लेकिन उन्होंने नो किया, वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे। ये दुरुस्त है? जुल्फ़िकार साहब बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात तो मैं कहूँगा कि एक मेरे ख्याल में एक मैच्योर माशरे में और एक मतलब वेल एजुकेटेड माशरे में, जैसे हम देखते हैं दुनिया का तकाबली जायज़ा लेते हैं, ये चीज़ पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट या पॉइंट ऑफ डिस्कशन होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों का आना और जाना अदारों में लगा रहता है, अदारे चलते रहते हैं, लेकिन हमारे तयशुदा सिस्टम के तहत होना चाहिए, सिस्टम के साथ काम चलता रहता है। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कुछ हालात कुछ ऐसे हैं और कुछ हमारी फ़ौज की भी इन्वॉल्वमेंट चूँकि सिविल अफेयर्स में भी रही और उससे पहले आपने देखा मार्शल लॉज भी लगे, तो एक टिपिकल किस्म की चीज़ जो है वो हमारे यहाँ डेवलप, लोगों को हजम नहीं हो रही है, अजीब सी लग रही है कि कैसा भी हो सके। अब उसमें मैं कहूँगा कि जो आर्मी का बिहेवियर है वो आपको पिछली भी जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत से जनरल अशफाक परवेज़ कियानी से लेके अब तक देखे कि उन्होंने, मुझे याद है, आई रिमेंबर इन माई मेमोरी के जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो बहुत दफ़ा लोगों के इस्लामाबाद से फ़ोन आया कि कल फारिग होगी हुकूमत, परसों फारिग होगी, और हर किस्म की अफवाहें जो हैं वो जन्म लेती हैं। उसके अंदर कुछ मकासद भी पोशीदा होते हैं, कुछ लोगों को बदनाम करना होता है, कुछ अदारों को क्रिटिसाइज़ करना होता है। हम इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, सर्वाइवल के मुश्किल मरहले से गुजर रहे हैं, ख़ास तौर पे जब आपकी दर्सगाहों पे हमले होने शुरू हो जाएं तो वो एक बहुत ही क्रिटिकल, किसी भी कौम के लिए मैं कहता हूँ शर्म का मुकाम। अच्छा ब्रिगेड साहब, जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वक्तन फवक्तन ये बात करते रहे कि वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, NDU यूनिवर्सिटी से खिताब करते हुए उन्होंने वाजे किया, अब भी वो कह रहे हैं, तो कौन सी लॉबी है, कौन से लोग हैं जो इसको मौजू बहस बना रहे हैं? सर मैं ही यही तर्ज कर रहा हूँ ना कि इस मौके पे कुछ लोग हैं जिनको, अब देखिए ना, अगर आपके ऊपर कोई दहशतगर्दी की वारदातें होती है उसमें कुछ लोग तो यहाँ मौजूद होते हैं, कुछ लोग मुल्क से बाहर मौजूद होते हैं। ये जहन में हमेशा रखिएगा कि 43 मुल्कों की मोस्ट एडवांस्ड आर्मी, मोस्ट एडवांस्ड टेक्निकली और प्रोफेशनली, वो अफगानिस्तान से पैकअप करके निकल रही है। वो वियतनाम से भी पैकअप करके निकले थे। वैसे निकल रही है ना भी निकले, मैं तो एक काबुल तक तो महदूद होकर रह गई है ना निकले 11,000 लोग या 12,000 लोग रह जाएंगे, लेकिन मेरा मतलब है कि तालिबान के खिलाफ उनकी परफॉर्मेंस देख लेगा। पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हुआ, जो आपके जितने भी ऑपरेशन पहले सवात का हुआ जो पीपल्स पार्टी थी, फिर उससे आप आगे चले अब्जर्व हुआ, इसमें तकरीबन आप शवाल तक पहुंच चुके हैं। महमद आपने कैप्चर किया है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट पासेस थे, दमादौला मुस्तहिल पास, वो आपके कब्जे में है। अब सिर्फ आपने बॉर्डर मैनेजमेंट करनी है जिसके ज़रिए आपसे वहाँ आने वाले लोगों को चेक कर, ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा, तो वो इसको इशू बनाते हैं। उनके अंदर ख्वाहिश ये है कि चीफ आर्मी साहब चले जाएं। नहीं, वो ये जाना चाह रहे हैं, खुद ही जाना चाह रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ उसलिए इशू बनाया जाता है ना। इसलिए मेरा ख्याल ये जो चीज़ इस वक्त इस मौके के ऊपर आई है, वो जो कुछ उन्होंने कहा है, वो अगर मेरी ज़ाती राय पूछेंगे, मेरी एक ज़ाती भी राय है, क्योंकि मैं भी कुछ चीज़ों को देखता हूँ, तो मेरी ज़ाती राय तो ये कि अगर वो ज़रबैब के हवाले से साल एक और कंटिन्यू कर लेते तो बेहतर होता। लेकिन जब मैं सिस्टम को स्टडी करता हूँ, जब मैं फौज के सिस्टम, तो फिर मैं ये कहता हूँ कि सिस्टम मस्ट गो ऑन, इंस्टीट्यूशन मस्ट गो ऑन, और उसमें ये फैसला जो है ये उन तमाम अफवाहों को किल करने के लिए और एक आर्मी अब जाहिर शरीफ की कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने के लिए, और जो कुछ उन्होंने कहा है उसको एक स्पीडी तरीके से, एक इनिशिएटिव से, एक प्रेस करके ले जाने के लिए आएगा। अब गवर्नमेंट के ऊपर बहुत जिम्मेदारी आज हो गई है कि वो जनरल राहिल शरीफ के जो चीज़ें हैं जिस तरह वो हो रही है उसमें वो रेसिप्रोकेट करें। नवीश साहब, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा, अपने खिताब बड़ा जज्बाती खिताब फरमाया और उसके बाद वो मुल्क से बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि हम हमेशा रहने के लिए हैं और आप 3 साल के लिए आए, तो आपके ख्याल में जरदारी साहब की वो पेशीनगोई और उनकी ख्वाहिश पूरी हो रही है? पहली बात तो यह वो जज्बाती खिताब नहीं था जिसको आप जज्बाती कहते हैं, वो बिल्कुल बड़ा सोचा समझा था, बिल्कुल हमेशा प्लान क्या, जो हकीकत है उसको दिखाना ज़रूरी था और हकीकत दिखाई जाती है। प्लानिंग की तो तब ज़रूरत पड़े ना कि कोई हमने कोई ये सोचा होगा जी प्लान करके ही हमने कोई स्ट्रेटजी बनाई है। जो उस वक्त के वाक़यात थे उसको मद्देनज़र रखते हुए हक़ाइक़ आवाम के सामने लेके आए थे और उन्होंने लाए, वो उसको आप अपने पैराए में जैसे मर्जी, जैसे उस वक्त मीडिया ने बहुत से एंगलों से देखा और बाद में लोगों ने फिर किसी और एंगलों में दे दिया, क्योंकि ये अभी तो रिटायर वैसे हुए नहीं, कौन 7 महीने नहीं, वैसे तो एक रात ही काफ़ी होती है। देखिए बात यह है कि वो रिटायर, इतनी खुशी मनाने से बेहतर है कि उनकी रिटायरमेंट का इंतजार किया। मैं समझता हूँ कि ना कोई हम शादियाने बजा रहे हैं, तो ना हम कोई आपकी तरह
उनकी हमारी तरह नहीं, जिस तरह जरदारी साहब का टिकर चला है। बात सुन ले और वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल एक ऐसे मौके पे उन्होंने याद करवाया कि देखिए मैंने कहा था 3 साल के लिए आप। मेरा ख्याल है मैं यहाँ जवाब दे लूँ तो फिर आप अपनी बातों का लुक बदलें, अपने कारोबार उस वक्त चला लीजिएगा, मुझे कारोबार कर लेने देना। कारोबार नहीं, ये कारोबारी अल्फाज है ना जो आप बोल रहे हैं मेरे साथ अभी। ये आपका कारोबारी अल्फाज है, लुकमा देना, ये देखना, मैं इसलिए आपको मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी नहीं सवाल है, ड्यूटी उस वक्त होगी जब मैं कंप्लीट कर लूँ, आप कंप्लीट, उसके बाद आप जवाब दीजिए। अगर आपकी तसल्ली ना हो, तिफले मकतब रह जाए तो फिर मुझे पूछिएगा। बिस्मिल्लाह। मैं तसल्ली आपकी करके जाऊंगा इंशाल्लाह, यहाँ बैठा ही इसी काम के लिए हूँ। तो ये जो बात आपने कही कि शादियाने बज रहे हैं, शादियाने तो हर एक ने बजाए इस बात पे कि ये अच्छी रवायत डाली गई है, मगर मुझे वो रवायत अभी हजम नहीं हो रही, इस लिहाज से नहीं हो रही कि यहाँ क्योंकि इन्होंने 3 साल की एक्सटेंशन दी थी ना चीफ ऑफ स्टाफ को बगैर पूछे, तो यानी आपने जो रवायत डाली थी वो आगे कंटिन्यू नहीं हो रही। देखिए बात यह है कि यहाँ रिटायरमेंट का ऐलान इमरान खान ने किया था पहली दफा क्रिकेट से। अब शुरू करते हैं ना, रिटायरमेंट की बातों में आते हैं। रिटायरमेंट किया तो फिर जनरल ज़ियाउल हक के कहने पे उन्होंने वापस ले ली। रवायत की बता रहा मैं, रवायती हर शोबे की बात अब होने लगी, मैं शोबे के हिसाब से, क्योंकि मेरे भाई ने कहा जी अदारे और ये मैं उसी शोबों के बात कर लूँगा। ये तरीका एक किस्सा है कि उन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस की, फिर जनरल ज़ियाउल हक साहब ने अपने यहाँ बुलाया और टीवी पे लाइव दिखाया गया जिन्होंने कि जी आपके बगैर क्रिकेट नहीं चलती, तो उनकी जरूरत थी ना, वो वापस हो गए। तो इनकी भी जरूरत हो सकती है ना कल को। अभी आज सुबह के सब चैनल क्या कर रहे हैं, हर एक ने कहा जी जब तक ज़रबे अज़ब है आपको रहना पड़ेगा, कस्में डलवाई जा रही हैं एंकरों के जरिए से। मैं तो हैरान हो रहा हूँ, ये इतना बड़ा इशू बन गया ना, ये इशू है सब ये दहशतगर्दों पे। मेरी बात सुने, अब सुने प्लीज मेरी बात सुनने जरा, मुझे टोके ना, मेरी बात सुनने पहले, उसके बाद आपका जो क्योंकि मुकालमा करने हैं तो मुकालमा सुन लेना, या तो आप मुकालमा थोड़ा होता है तो या मुनाजरा कर लेना, इसका नाम चेंज कर ले, इसको क्या मुनाजरा है जी, फिर मैं आपके मुनाजरे का जवाब कंटिन्यू करें। मुकालमे का मतलब मुझे कंप्लीट करना है, कंटिन्यू करेगा। बात यह है कि ये जो बात कही गई यहाँ के ना तो इसकी जरूरत थी अभी इस ISPR के आने की। अगर ये अफवाहें थी तो अफवाहें तो हमेशा चलती हैं, अफवाह को आज क्या रोक लेंगे। आज भी लोग कह रहे हैं कि ये टेन्योर ही ना नया आ जाए 4 साल का, तो ये तो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ये तो नहीं कह रहे कि मैं टेन्योर में नहीं आऊँगा। अगर टेन्योर सीट बन जाती है तो ये कैसे इनकार कर सकेंगे। तो इसलिए इन चीज़ों को भी देखने की जरूरत है, क्योंकि एक ऐसी ऑप्शन है, वो इसलिए है कि हमारी डिमांड हमेशा रही है कि 4 साल का टेन्योर कर दिया जाए पार्लियामेंट का भी, और वजीर आजम को भी हमने कहा। पार्लियामेंट का और चीज है, चीफ ऑफ आर्मी। मेरी बात सुन लेना, आपको मेरी बात समझ नहीं शायद आ रही, मेरी बात मुझे समझ आ रही है। 4 साल का टेन्योर हमारी डिमांड रही है कि वजीर आजम को ये 4 साल का कर देना चाहिए अपना। जब 4 साल का वो अपना करेंगे, ये हुकूमत का फैसला है या कोई अंडर कंस्टिट्यूशन है कोई ऐसी। स्टार्ट पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उस पर कहा था कि हम सब जब धरने के वक्त आया था तो उसको कहा था कि यहाँ लोग ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करते, इसलिए इसको 4 साल का टेन्योर कर दिया जाए हुकूमत का, वजीर आजम का 4 साल का। अगर फर्ज करे 4 साल का वजीर आजम खुद ही एक फैसला करते हैं जी कि मैं अपना टेन्योर भी ये कर रहा हूँ, इनका एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो फिर आप क्या कहेंगे। इसलिए मैं बात है, ये हुकूमत की उन चीज़ों का हिस्सा होती है। और जो चंद रोज़ पहले एक शोशा यहाँ छोड़ा गया और इसके बाद देखा गया कि किसी एक ख़ास जरनैल साहब को जी अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना है तो 101 साल एक्सटेंशन देनी जरूरी है ताकि उनकी बारी आ जाए, ये खास किया गया जिनकी नई नई रिश्तेदारी हुई थी। तो ये ख्वाब रोजाना अखबारों में खबरें चलनी शुरू हो गई, लेकिन उसी खबरों की वजह से आज इनको ये तरदीद करनी पड़ी। इस फैसले से वो ख्वाब और वो ख्वाहिश चकनाचूर भी हो गई। वो देखे ना, वो पता नहीं ऐसा प्लान था तो अब वो नहीं हो सकता। मैं नहीं समझता वो प्लान था कि नहीं, यहाँ तो लेकिन ऐसी खबरें आई। यहाँ शाहीन सबाई साहब रोजाना रात को हमारी हुकूमत रैप करते थे और सुबह को कहते नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो गया। यहाँ बहुत से और भी करते रहे। ब्रेक, और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। एजाज चौधरी साहब, इसमें मंतक ये दी जा रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की अनाउंसमेंट से जो दहशतगर्दों पे एक रोप था, दबदबा था और वो डरे हुए थे, वो बिल्कुल गुस्से हुए थे, उससे उनको हौसला मिलेगा और जो फोर्सेस हैं वो डीमोरलाइज होंगी। जो एंटी तालिबान या एंटी टेररिज्म जो फोर्सेस हैं वो डीमोरलाइज हो सकती हैं। इस तरह का कोई इंप्रेशन दिया जा रहा है। अच्छा, पहले तो मैं ये कह दूं, चौधरी साहब ने कहा कि इमरान खान ने रिटायरमेंट वापस ले ली थी,
मतलब आप मुझे बताइए कि एक चीजें मिलती नहीं हैं। खिलाड़ी ने तो इसका उससे कोई अच्छा। दूसरी बात वो भी कहते हैं अनाउंसमेंट करके वापस ले लेंगे, तो ये भी ले लेंगे, मुश्किल तो नहीं होता ना। अल्लाह अल्लाह पूरी सुबह ख्याल है कि इमरान खान ने वापस ले ली तफन्नुन तबाह तो के लिए रोहित साहब भी वापस ले सकते, यानी तफन्नुन तबाह के लिए तो चॉइस साहब का तबसरा ठीक है। अच्छा, जो आपने सवाल किया है कि ज़रब अज़ब जो है उसकी कंटिन्यूएशन के लिए, देखिए दो चीजें आपको चाहिए अगर आप ज़रब अज़ब पे चलना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल विल और एक यानी अमल दरामद सिर्फ फौज की तरफ से नहीं, जो बाकी भी इदारे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है, यानी जो तबसरे हम सुन रहे हैं और कर रहे हैं कि फौज अपने हिस्से का काम कर रही है, बाकी इदारे अपने हिस्से का काम नहीं कर रहे हैं, और जो हमें नुकसानात नजर आ रहे हैं, जो ये गिरफ्त इसके ऊपर होती हुई नजर नहीं आ रही। यानी मेरी ख्वाहिश है, मेरी दुआ है ये 2016 इसका आखिरी साल हो, लेकिन जो लोग इस दहशतगर्दी की तारीख से और इसकी जो जड़ें हैं जहाँ पर हैं, आई डोंट थिंक सो कि ये 2016 का एजेंडा होगा और ख़त्म हो जाएगा। फौज मेरी आज की मालूमात नहीं है, हैविंग सेड दैट कि मैंने कहा कि ताले आज़मा जर्नैल मौजूद हैं। फौज एक बहुत ही डेमोक्रेटिक और पूरा यानी मुंज़बित अदारा है, ऐसा नहीं हो सकता कि यहां से होकर तो यहां हो जाए। बिल्कुल, मैं आपकी सियासी जमातों से अगर ज्यादा डेमोक्रेटिक ना हो तो मुझे पकड़ लें आप, वहां पर नीचे से ऊपर की तरफ सारी रायमा जाती है, एक सिस्टम है और ऊपर ये जो एक जर्नैल ऊपर बोल रहा होता है ना, जब तक सियासतदानों से कनाइबेंस ना कर ले वो अपनी फौज की राय के अलावा कोई राय नहीं दे सकता, ठीक है ना। हालांकि मैं हमेशा फौज के इक़्तिदार के खिलाफ रहा हूँ, जर्नैलों की हुकूमत के खिलाफ रहा हूँ, इसलिए आप ये समझ लें कि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता वहां पे किसी आप चेंज कर दें एजेंडा इसका आर्मी का, अगर जो तय हो चुका है इस वक्त ये नहीं चेंज होगा, ठीक है। जो आपके देखें, मैं आपको कमजोरी बताता हूं, जनरल कियानी साहब ने एक्सटेंशन ली और देने वालों ने दी। आज दोनों के बारे में अदारों के अंदर उनके भाइयों के करप्शन के किस्से आम है और उनके अपने किस्से आम है, जो एक दफा बीमार होकर चले गए हैं और अब किसी बात से ही वापस आए। आम लोग जो बात कर रहे हैं, जो जिनकी ख्वाहिश है कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या रहील शरीफ साहब को ले लेनी चाहिए, वो जो पहला मैंने सवाल किया था वो मंतक ये देते हैं कि इससे दहशतगर्दों के हौसले बढ़ेंगे और जो दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेज हैं वो पॉलिटिकल हैं या बाकी फोर्सेज जो ऑपरेशन कर रही हैं वो डीमोरलाइज होंगी। अच्छा, जो अच्छा काम कर रहा है उसको तो आप कहते हैं कि वो कमजोर है, और जो मैं तो कह रहा हूं बाकी लोग काम नहीं कर रहे, आप उसको बीफ अप करने की कोशिश करें ना। देखें ना, आप उसे कहते हैं ये नेशनल एक्शन प्लान है, उसे अभी ज़ेर बहस ले आते हैं, 3-4 इशूज़ के अलावा मुकम्मल खामोशी है, ठीक है जी। आप नेक्टा का कहते हैं, यहाँ यानी अरब हार रुपए आप बाकी मनसूबे से इकट्ठे होके तो एक ट्रेन में डाल रहे हैं ना, 2 अरब रुपया कहता है वज़ीर दाखिला चाहिए नेक्टा बनाने के लिए। इतनी जी 20 या 15 या 25 आपकी एजेंसीज हैं जिनकी आपको शेयर करनी है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और वो नहीं हो पा रही, तो इसका मतलब है कि बहुत सारा काम करने वाला है। सीएम केपीके ये कहता है, वो कहते हैं जी कि आप घर घर तलाशी ले लें। देखिए मैं आपको बताऊं, खैबर पख्तूनख्वा का मसला बाकी सूबों जैसा नहीं है, यानी बलूचिस्तान का भी कुछ हिस्सा ऐसा है, ठीक है। देखें कल्चर एक, जुबान एक की तरह उठना बैठना, और पोरस बॉर्डर है, और फिर जो हमारा असल अलमिया है, यानी सारी रहमान मलिक भी कहता है, चौई निसार भी कहता है, भारत मुलव्वस है बलूचिस्तान में, भारत मुलव्वस है कराची में, भारत मुलव्वस है पाक अफगान बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हमने उनको कभी नहीं कहा। पाकिस्तान का नाम पहले 3 मिनट में आ जाता है पूरी दुनिया के ऊपर, जहां पे पहले गोली चलती है तो साथ ही टिकर शुरू हो जाते हैं। ब्रिगेड साहब, जिस तरह जाज शरीफ साहब कह रहे हैं, पहली बात तो यह है कि रहमान मलिक साहब को आप कुछ भी कह लें, वो जहां कोई वाकया होता था वहां जाके रिस्पॉन्ड करता था, खड़ा होता था और तालिबान को चैलेंज करता था। मौजूदा हमारे वजीर दाखिला तो पता नहीं कहाँ पे गुम है, किस बंकर में है, वो हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बाहर आते हैं और साथ से ये भी कहते हैं कि मैं सिक्योरिटी भी मैंने नहीं ली हुई। तो उससे मैसेज ये है कि वो दहशतगर्दी को लीड कर रहे हैं, अगर इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं, पूरे मुल्क की लॉ एंड ऑर्डर के वो हेड है, तो अगर वो खुद सिक्योरिटी नहीं उन्होंने रखी हुई तो इसका मतलब क्या है, इसका मैसेज क्या है?
नहीं, ये तो रैशनल पॉइंट है कि उन्होंने सिक्योरिटी रखी या नहीं रखी। अगर उन्होंने सिक्योरिटी रखने से जो बंदा अपने आप को हालत जंग में समझ रहा है, अगर वो सिक्योरिटी रख के काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बगैर इसके कि वो सिक्योरिटी ना रख के काम ना करें। बात से आपकी विल नजर आती है ना कि आप एंटी तालिबान है भी कि नहीं। अब चारसद्दा का अटैक हुआ तो आप देखिए इंटीरियर मिनिस्टर का मैन तो कोई उनकी वो प्रेजेंस नहीं देखी टेलीविजन के ऊपर, क्यों नहीं देखी? क्या सोशल मीडिया पे तूफान मचा हुआ है। देखिए ना, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप इश्यूज को पहचानें, ख़तरात को पहचानें, मुस्तकबिल को पहचानें और लीडरशिप को उसके मुताबिक रिएक्ट करना चाहिए। अब अपना जनरल राही शरीफ की जो अनाउंसमेंट है, इसमें से आप बच्चे निकालने लगे हैं, इसमें से आप इफ एंड बट निकालने लगे हैं, तो ये तो वही है कि आटा गुननी है तेल नहीं। नहीं बरगेश साहब, लोग ये देखें, लोगों का कंसर्न है जो दहशतगर्दी का शिकार है, जो शहीद हो रहे हैं, जिनके वर्षा है, जो आपसे अर्ज कर, वो ये कहते हैं ये 7 महीनों में कौन सी गिदड़ सिंगी है जो बटन दबाएंगे तो सारे मामले ठीक हो जाएंगे। 2 सेकंड दे दें सिर्फ। मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अनाउंसमेंट है ना, इसमें से इफ्स एंड बट तलाश ना करें, इसको स्टेट वैल्यू पे लें। अभी जैसे रवि चौधरी साहब ने एक थीसिस दे दिया कि जी 4 साल हो जाएगा या खुद दे दी जाएगी, वो पता चलेगा सितंबर अक्टूबर में। अब गवर्नमेंट की कुछ वेल होती है, इनकी भी गवर्नमेंट रही, इन्होंने 3 साल एक्सटेंशन दे दी, अब 1 साल एक्सटेंशन दी जाती है, वो इनकी विल थी, इन्हें दे दी। वो भी कहा जाता है कि अपना गिलानी साहब ने तो 1 साल की समरी भेजी थी, जरदारी साहब ने 3 साल कर दिया। जो भी मैं उस पर मैं कहता हूँ कि उसको छोड़ दें। अब जो चीजें हो रही हैं, खुदा के वास्ते इस मुल्क के लिए जिस तरह चीजें हो रही है उस तरह देखें। और उसमें जो आपने पॉइंट रेस किया ना, मैं उसी की तरफ, आपने कहा, आप ये कह रहे हैं कि जी इनके जाने से जो ऑपरेशन है उसमें कमी आ जाएगी। एजाज चौधरी साहब ने कहा कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही। आप कहते हैं कि आर्मी अपने हिस्से का काम कर रही है। सवाल ये है पॉलिटिकल विल मैंने तो जनरेट नहीं करनी है, पॉलिटिकल विल तो पॉलिटिशियन से जनरेट करनी है। और एजाज चौधरी साहब ठीक कह रहे हैं और पूरी दुनिया और पूरी पाकिस्तान ठीक कह रहा है कि जी जब आप आज लड़ रहे हैं ना ज़रबे, आप खुदा के वास्ते आज से 5 साल बाद का सोचें, आपके ऊपर और थ्रेट्स नहीं, आपके पास 11 महीने, अगर आपके पास रहील शीफ साहब ने कहा है कि 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल है, कैसे बात ही कंप्लीट नहीं होती तो फिर मैं किस तरह कहूंगा। बात यह है कि मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि उन्होंने 2016 जो खात्मे का साल कहा है ना, उसमें आप ऑपरेशनली तो एक जगह पे पहुंच जाएंगे, जब आप शवाल से आगे जाके कोने पे पहुंच जाएंगे तो आप एजेंसी। अब बात सुनिए, जो मिलिट्री विक्ट्री इज नेवर अ कंप्लीट विक्ट्री, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय पॉलिटिकल इनिशिएटिव्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स। जब ये विल ही नहीं है पीछे से कि जी आपने सवार टेक ओवर करना है, मोमेंट टेक ओवर करना है, साउथ वजिस्तान टेक ओवर करना है, नॉर्थ वजिस्तान, उस पर वहां पे आपने सिविल सिस्टम लेके आना है, सिविल सिस्टम को जनरेट करना है, तो आप मुझे बताइए कि क्या फौज कंपेल करेगी क्या? अब जब ये होगा तो आईडीपीज वापस जाएंगे, जब आईडीपीज वापस जाएंगे तो एक कंप्लीट पिक्चर इमर्ज होगी, वहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। पॉलिटिकल विल आपको किसी पार्टी की तरफ से भी नजर नहीं आ रही? पॉलिटिकल विल तो गवर्नमेंट की विल होगी तो बाकी पार्टियां चलेगी ना। देखिए ना, केपी के अंदर पीटीआई की गवर्नमेंट है, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी की है, मैं आपको एक इशू देता हूं, फेडरल में नून लीग की है, मैं आपको इशू देता हूं, सबको मैं आपसे अर्जी करता हूं, बॉर्डर मैनेजमेंट जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की किसने करनी है? वो फेडरल गवर्नमेंट ने करनी है। आपने अफगानिस्तान गवर्नमेंट से बात करी, एक माहिदा आज से 4 साल पहले के 5 साल पहले होता जिसमें बरतानिया गारंटर था कि जी आप बॉर्डर मैनेजमेंट, अफगानिस्तान राजी भी हो गया था, हमने उसको परसू नहीं किया। उसके साथ साथ केपीके में किसने काम करना है? अपना केपीके की गवर्नमेंट ने काम करना है, सिंध में किसने काम करना है? पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने काम करना है। तो ये चीजें जब तक इंटरेक्शन, पॉलिटिकल इंटरेक्शन से नहीं चलेगी, फेडरल और प्रोविंशियल का कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। ब्रिगेडियर साहब ने भी और एजाज साहब ने दोनों ने ये कहा कि पॉलिटिकल विल नजर नहीं आ रही। अगर पॉलिटिकल विल नहीं होगी और पॉलिटिकल लोग जिन्होंने नेशनल एक्शन प्लान पे इत्फाक किया, जिन्होंने ऑपरेशन की इजाजत दी, वो पीछे खड़े नहीं होंगे तो आर्मी की विक्ट्री यकीनी तौर पे कैसे हो सकती? मैं नहीं समझता कि वो पीछे नहीं खड़े, वो खड़े हैं। बात यह है कि उस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। वो गवर्नमेंट का काम है जो फेडरल गवर्नमेंट है। जब हमने कहा कि ये जो नेशनल एक्शन प्लान है अब नवाज लीग एक्शन प्लान बन गया, बिलावल साहब ने ये अपनी स्पीच में कहा, तो इसलिए उसको क्रिटिसाइज किया गया और ये बात कही गई कि आप उन चीज़ों में जो आपकी फेवर में है वो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, बाकी में नहीं कर रहे। हालिया जो लास्ट कोर कमांडर मीटिंग हुई उसके बाद भी उन्होंने ये मैसेज दिया उस कोर कमांडर मीटिंग में कि जी हमें वो सपोर्ट नहीं मिल रही सिविल से जो सपोर्ट मिलनी चाहिए। तो कहाँ से? सिंध का भी हवाला उसमें आया कि सिंध से भी नहीं मिल रही है। सिंध का तो उन्होंने कभी इस टाइप का जिक्र ना, वहाँ को ऐसी जरूरत पड़ी है। मैं उस पर बात कर रहा हूँ फेडरल गवर्नमेंट की इस वक्त। ओके, ये सब्जेक्ट फेडरल है, ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट नहीं है जो जब आपने देनी है। वो जहाँ तक
वो तल्लक है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन या दूसरी सिचुएशन के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आपके एक प्रोग्राम में मैंने रेंजेस का जिक्र किया था, जिस पे आपको कहा अच्छा जी आप स्कूल ही नहीं देंगे या फलान नहीं देंगे, आपने मुझे वो फिक्रे भी याद है, वो भूला नहीं हुआ मैं भी। नहीं, वैसे ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आप दे रहे हैं कि सिंध गवर्नमेंट की तरफ से विल पूरी है, फेडरल गवर्नमेंट अगर विल ना होती, मेरी बात बता, अगर विल ना होती तो आज ये कामयाबी नजर आती। 90 से वहाँ ऑपरेशन चल रहा है रेंजर्स का, कामयाबी मिसाल के तौर पर जिसके शादियाने बजाए जाते हैं कि रेंजर्स आने से यहाँ अमन लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, रेंजर्स आने से नहीं हुआ, वो विल है जो अली शाह साहब की एफर्ट से हुआ नेचुरली। उसके बगैर कैसे हो सकता, वरना 90 से वहाँ ऑपरेशन अली शाह साहब वहाँ पे जो ढक्कन नहीं देखिए वो ढक्कन तो उसके ऊपर लगा रहे, आप यहाँ मजाक करने ना बैठे, सीरियस बात करें मेरी बात। नवीद चौधरी साहब ये दोनों मेहमान हैं, आप हंस के जो कह रहे हैं ढक्कन बनाने पे कर रहे हैं, ये कैंपेन है ना मीडिया की, मीडिया को तो सारा नजर आ रहा है, मीडिया को ये नजर नहीं आ रहा कि पंजाब में क्या हो रहा है। आज यहाँ जब दाइश का वजूद नजर आया तो उसको कवर नहीं किया गया, उसको मीडिया ने कभी हाईलाइट किया, इसलिए मैं समझता हूं कि इन चीजों को संजीदगी से सोचें। ब्रिगेडियर साहब कहते हैं चलो मेरे से तो आप नाराज होते हैं, ब्रिगेडियर साहब सिंध गवर्नमेंट की विल है, विल पार्शियल विल है, क्या विल होती तो 247 बच्चे थर में न मरते, ये भी करप्शन है, ये भी टेररिज्म है। चलो वो तो एक साइड, जो बच्चे यहाँ मर रहे हैं उनका कभी जिक्र किया आपने? आज स्वाइन फ्लू से पंजाब के अंदर जो हालात हुए हैं उसको आपने कभी सोचा? यही भी पॉलिटिकल, ये भी गलत है ना, इसलिए मतलब गलत, आपको वन साइडेड गुफ्तगू मत करें, गलत चीज गलत करें तो फिर ओवरऑल करें। पाकिस्तान में बात टेररिज्म की हो रही है, देखिए वो कहते हैं नवाज लीग का इशू है, उनकी तरफ से विल नहीं है, फेडरल गवर्नमेंट की। जब आप सवाल ये है कि सूबाई हुकूमतों से क्या सपोर्ट मिल रही है? जब आप रेंजर्स के जरिए कहेंगे कि उन्होंने ऑपरेशन से कराची में अमल ले आया, तो न्यूट्रली तो आपको ये कहना पड़ेगा कि गवर्नमेंट साथ खड़ी थी, ठीक, उसमें तो मतलब वी कांट बी पार्शियल, वी कांट बी प्रैक्टिकली क्या सूरत है? अब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें आप कन्फ्रंट्रेशन क्रिएट कर देते हैं, बजाते खुद ही क्रिएट कर देते हैं, और उसमें होते हैं आपके गवर्नेंस के इशू। ये ना कहिएगा कि टेररिज्म सिर्फ टेररिज्म की लड़ाई है, टेररिज्म में करप्शन भी आती है, टेररिज्म में गवर्नेंस भी आती है, फाइनेंशियल टेररिज्म भी आता है, टेररिज्म बाकी चीजें भी आती है। अब वो जो चीजें हैं अगर आप उसको कहें डिनाई करें, सेल्फ डिनायल मोड में जाएं, पंजाब में भी ये चीजें आज तक आपका जो मॉडल टाउन का वाकया है वो अनअकाउंटेड फॉर, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। जो सारी गुफ्तगू यहाँ स्टार्ट हुई थी और जिस टॉपिक पे हम थे, जहां से हम इधर उधर जा रहे हैं, नहीं मकसद तो टेररिज्म है और टेररिज्म को कमांड कर रहे हैं भाई, आप सुन तो ले यार, आप मेरी बात अगर नहीं सुनना चाहते तो मैं खामोश हो जाता। आप सुनाए ना, अब आप लुकमा ना मुझे दे प्लीज, लुकमा अपने पास रखें, मेरी बात कंप्लीट करने दें। जिस इशू के लिए हम बैठे हैं कि जी ये एक्सटेंशन जो है उसका क्या असर आएगा और क्या नहीं होगा, ये आप बात जो मेन इशू आपने रखा था उस पर आप आए। देखिए बात यह है कि जब परवेज मुशर्रफ ने यह बात कही कि जी इनको एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, ऑन रिकॉर्ड बात कही उन्होंने, आज उन्होंने ये बात कही कि मुझे अफसोस हुआ है रहील शरीफ के बयान से। ये भी एक ज़रूरी बात इसलिए देखनी पड़ेगी कि क्यों उनको ये कहना पड़ा, वो क्यों कह रहे हैं ऐसी बात, किस लिए कह रहे हैं, उसमें क्या मुफादत थे जिसके लिए वो एक्सटेंशन बनाना चाहते थे, ये चीज भी आज उसमें देख रही है। उसमें और यहाँ मुशर्रफ ही नहीं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक्सटेंशन होनी नहीं, परवेज मुशर्रफ ने कहा ये मेरा जाती ख्याल है। नहीं, उन्होंने जो मैं क्योंकि सबसे पहले स्टेटमेंट भी उन्हें की आई थी कि इनको मिलनी चाहिए। अभी जहाज चौधरी साहब ने कहा कि आर्मी के अंदर डेमोक्रेसी है, मुझे इस बात पे नहीं है कि डेमोक्रेसी है या कि नहीं है, देखना यह है कि जिस टाइप की डेमोक्रेसी, कंट्रोल डेमोक्रेसी की बात हमेशा आर्मी के आमर आगे करते हैं, शायद उसकी बात कर रहे हैं कि कंट्रोल डेमोक्रेसी वहाँ भी और कंट्रोल डेमोक्रेसी पाकिस्तान में भी शायद ये लाना चाहते हो, जिसकी वजह से वो आज तक यहाँ डेमोक्रेसी को फलने फूलने नहीं दिया गया कि हर बंदा जो आता है वो अपनी मंतक और अपनी सोच के मुताबिक डेमोक्रेसी को डिफाइन करता है। चौधरी साहब ने तो सिस्टम की बात की है कि आर्मी के अंदर एक सिस्टम है। देखिए सिस्टम तो हर जगह मौजूद है, पार्लियामेंट में भी मौजूद है, हर जगह मौजूद है। बात तो यह है कि उस सिस्टम को, उसको सिस्टम को खराब कौन कर रहा है? चौधरी साहब इस पे रिस्पॉन्ड करेंगे। डेमोक्रेसी तो भी फ्लोरिश कर रही है ना। हमारे यहाँ तो जी कोई पॉलिटिकल पार्टी यानी विद इन इटसेल्फ कोई क्लेम नहीं कर सकती इल्ला माशाल्लाह कि उनके अपने अंदर कोई जमहूरियत हो, वहाँ पर किसी को बात करने की इजाज़त हो, वहाँ पर अपनी सलाहियत की बुनियाद पर आगे कोई आ सकता हो। बादशाहते हैं, आगे शहजादे और शहजादी हैं। मैं आपको आर्मी के इंस्टीट्यूशन के अंदर जिस तरह नीचे से ऊपर पार्टी के अंदर बड़ी डेमोक्रेसी है, चौधरी साहब फिर नाराज हो जाएंगे। नहीं वो जस्ट तो 89 से हैं कराची के अंदर, लेकिन 12 मई 2007 को जिस दिन यहाँ से चीफ जस्टिस गया है ना, तो 43 लाशें गिरी। अच्छा जी, मुझे बड़ी तकलीफ हुई कि सामने पूरी रेंजर्स खड़ी है। वो बाद में ये मालूम किया, वो कहते हैं जी हमारी तो बंदूक में गोली नहीं है, ये हम सिर्फ वर्दी पहन के यहाँ खड़े हैं।
ये तो हुआ 2013 के दिसंबर में, जब आपने 1997 के एक्ट के तहत उनको इख्तियारात दिए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक्ट करना शुरू किया, और जब वो पहुंचे सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की दफ्तर, और जब वो पहुंचे डॉक्टर आसम के, तो जरदारी साहब ने कहा ईंट से ईंट बजा देंगे इस मुल्क की। उन्होंने कहा तुम 3 साल के लिए, हम हमेशा के लिए आए हैं। या एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 90 पे गए तो जो कुछ अल्ताफ हुसैन साहब ने पाकिस्तान और जो हरजत सराई फरमाई वो किसी से पोशीदा नहीं है। इसके साहब मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, मैं वापस आपकी तरफ ही आता हूँ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक से वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। जाज साहब देखिए, मैं आप सर्च करता हूँ। आप असल में हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये जो आर्मी चीफ ने बात कही है ये किस तनाजुर में कही है और किस तरह से आगे लिया जा रहा है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त तक उन्होंने बहुत ही प्रोफेशनली बिहेव किया। एक चीज़ काबिल सवाल है, वो भी उठा लेते हैं कि उन्होंने जी ये 10 महीने पहले ये बयान क्यों दिया। मैं जो चीज़ समझा हूँ वो मैंने बयान कर दी है कि कुछ गवर्नमेंट की तरफ से वज़रा अप्रोच कर रहे थे, कुछ सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर ये बात चल रही थी। अगर इसके अलावा कोई और बात ना हो, मैं नहीं समझता कि पार्लियामेंट को भी इसकी एक्सटेंशन करानी चाहिए, ठीक है। इस किसी इंस्टीट्यूशन को आप चलने दें, मैं समझता हूं कि फौज के ऊपर उसके बेहतरीन असरात होंगे। अच्छा, जहां तक ये हुकूमत का स्टॉन्स अपनी जगह, चीफ ऑफ आर्मी साहब का फैसला अपनी जगह, लेकिन अवाम नाम की कोई चीज़ है यहाँ पे सोशल मीडिया, बाकी मीडिया के ऊपर इस हद तक सर्वे कैंपेन्स चल रही है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिसकी अपनी भी एक राय है, उन्होंने एक सर्वे कंडक्ट किया कल परसों में, जिसमें वो सपोर्ट कर रहे हैं इस कॉज को कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कंटिन्यू करना चाहिए। तो अब अवाम की राय की भी तो कोई अहमियत। देखिए, मैं समझता हूँ अवाम की राय एक वक्त में इन जायज़ों के एतबार से फ़लाँ हुकूमत के ख़िलाफ़ 100% मनफी हो जाती है या 70% मनफी हो जाती है। हम फैसला तो नहीं कर सकते उसके मुताबिक, इल्ला ये कि मार्शल लॉ लगा दें, ठीक है। इसलिए मैं समझता हूँ कि अदारों का इस्तेहकाम, आपके कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक चलना, कोई प्रॉब्लम हो उसे पार्लियामेंट के सामने रखना, ये उसका हल है और इसी को आगे बढ़ने दें। वरना हुकूमत, आप जिस हुकूमत की हम बात कर रहे हैं, मैं 10 दिन से तो है ही नहीं पाकिस्तान में, उसका वज़ीर आज़म ही नहीं है। इतना बड़ा वाक़या हो गया, ही डिडंट कम बैक, ठीक है। कल नेशनल सिक्योरिटी का इजलास था, हैं, और उसमें ये सारा कुछ छुट्टी करा दी है ना पंजाब हुकूमत ने, उधर धूप निकली हुई है। कहते हैं महकमा मौसमियात से पूछ के हमने बच्चों के स्कूलों में छुट्टियां की हैं। तो किधर पूछे ना जरा महकमा मौसमियात से, ठीक है। तो व्हाई डोंट यू एडमिट कि जी सिक्योरिटी इशू के ऊपर हमने किया। सच नहीं बोलते। इसलिए मैं कहता हूं कि हुकूमत अपने करने वाले काम करे, वफाकी भी और सूबाई भी। यानी मैं कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहता ना। आपके ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो मकबूलियत का इशू था, उनकी एक्सटेंशन का इशू था, इस पे डिबेट नवाज लीग ने पैदा की कि इस पे डिबेट की जाए? मेरा ख्याल है कि नवाज वो तो डिफेंसिव में है ना। जब कोई मीडिया के ऊपर बात करते हैं तो वो कहते हैं जी वो जाहिर है एक अदारा ही है ना हुकूमत का। कहते ठीक है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जाहिर है जो एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वत है उसके सामने ये 2 नंबर सियासतदान दब्बू यानी करप्ट भी और कैपेसिटी वाइज भी तो खड़े ही नहीं हो सकते। उनके सामने माफिया मांग के लिख के 8-8 साल के लिए यहां से चले जाते हैं, उनका कोई मयार नहीं है। जाहिर है वाकतन आर्मी तो तहत होती है ना हुकूमत में, लेकिन कोई गट्स भी तो साहब आप कहते हैं कि पॉलिटिकल विल भी नहीं है, आर्मी अपने हिस्से का काम भी कर रही है। सवाल यह है कि इसी स्पीड से अगर ये दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन आगे बढ़ता रहा, दूसरी तरफ से अटैक्स हो रहे हैं और रिएक्शन आ रहा है, तो इसी तरह ये चीजें आगे बढ़ती रहीं तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? सर नतीजा तो अब नजर आ रहा है ना। नतीजा ये नतीजा नहीं है जो 4 सदा पे हमला हुआ, APF से हमला हुआ, ये नतीजा नहीं है। अगर आप इसको नतीजा नहीं कहते, तो हर रोज हो रहे हैं, तो नए से नया इंसिडेंट सामने आ रहा है। मैं कह रहा हूँ ये नताइज निकल रहे हैं लेकिन नताइज से सबक कौन सीख रहा है? मतलब अगर आपका, जैसे साहब ने कहा और बड़ा ठीक कहा, कि अगर आपके प्राइम मिनिस्टर इतने बड़े वाक़े के बाद पाकिस्तान में ही नहीं मौजूद पाए जाते और आपकी इवेंट्स जो चलने चाहिए, जो इस वक्त एक कॉन्फ्रेंस के जरिए, नेशनल सिक्योरिटी अपना नेशनल एक्शन प्लान के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए प्रायोरिटी में आना चाहिए ना, प्रायोरिटाइज होना चाहिए। अब प्रायोरिटी किस तरह होती है? प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2 के ये प्रायोरिटी में ये काम इतने अरसे में करने,
जब आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, प्राइम मिनिस्टर तो ये भी कहते हैं कि पठानकोट के मामले के जो असल हकायक है उनको सामने लाएंगे। क्या सर मुझे नहीं पता कौन से असल हकायक लाएंगे, क्या करेंगे। मैं तो ये पूरी कौम को कंफ्यूजन में डालते हैं, पूरी कौम को जो है वो कर्ब में डालते हैं। पठानकोट का वाकया आपकी नज़र से अगर आपने पढ़ना हो ना, तो बीएसएफ की एक रिपोर्ट छपी है इंडिया टुडे में, वो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है। उसके अंदर उन्होंने बीएसएफ ने एक डीआईजी और एक टीम को डिक्लेयर किया था। उन्होंने वर्किंग बाउंड्री से लेके और आपका जो राजस्थान की सरहद तक की इंस्पेक्शन की है और उनके बहुत सारे मंदराज हैं। उसका कंक्लूजन ये है कि जिस टाइम पे पठानकोट का वाकया हुआ है उस टाइम फ्रेमवर्क में या उससे पहले ना कहीं तार टूटी है, ना कोई बॉर्डर नाला क्रॉस हुआ है, ना कोई दरिया, वहां पे कोई सबूत ही नहीं है। जब ये चेहरा है, ये रिपोर्ट जो है ये अपनी हुकूमत को भी पढ़ाएं, उन लोगों को पढ़ाएं जो ये कहते हैं कि पठानकोट में शवाहिद आएंगे नहीं। यार खुदा के वास्ते इस कौम की सॉवरन स्टेट है, हमारी भी यार थोड़ी सी इज्जत है, उसी का कोई लिहाज कर लो, उसी इस अवाम की भी कोई इज्जत है। आप ये कहेंगे जी जब वो आपके चारसद्दा पे हमला हुआ, ये पता है कौन लोग, और उनको इंडिया की रॉ की सपोर्ट हासिल है। ये रॉ और एनडीएस मिल के काम कर रही हैं, ये बारहा ये चीज आ चुकी है। तो अब इसमें जब हमारी हुकूमत बात क्यों नहीं करती, ये तो हुकूमत से पूछे ना कि क्यों बात नहीं करती, क्यों डिफेंसिव, चलो कौन से वो इंटरेस्ट हैं पोशीदा जिसमें आप पाकिस्तान के अवाम का मौक़िफ़ बोल्डली सामने लेके नहीं आ। नवीद चौधरी साहब, रहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन पे जरदारी साहब का टिकर पूरी कौम ने देखा, क्या चारसदा पे इस तरह का स्टॉन्स पीपल्स पार्टी की तरफ से नहीं लिया गया कि इंडिया इसमें मुलव्वस है, रॉ इसमें मुलव्वस है, और कुछ स्टेट अवे पीपल्स पार्टी को इस हवाले से कोई पोजीशन नहीं ले रही? देखिए बात यह है कि ये पीपल्स पार्टी ने या कोई और पार्टी नहीं लेता, ये हुकूमत वक्त सबसे पहले जो कहती है मैंने डोजियर दिया, उन्होंने एक डोजियर दिया था यूनाइटेड नेशन में जाके, उस डोजियर का तो जिक्र कभी नहीं आज तक हुकूमत ने किया कि जी हमने ये शवाहिद दिए थे, आपने ये शवाहिद दिया, वो हमारे जो शवाहिद है वो किधर चले गए? वो तो गले ऐसे मिल रहे थे जैसे जाती उम्र में, जैसे पता नहीं क्या लॉटरी निकल रही है। पोजीशन आपके पास है, आपको ऐसा प्रेशर बिल्ड करे। हमने प्रेशर, देखें हमारा काम है पार्लियामेंट के अंदर उस प्रेशर को बढ़ाना। वो पार्लियामेंट में आना पसंद नहीं करते तो प्रेशर क्या बढ़ेगा? जिस पार्लियामेंट को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे और जिसके हिसाब से उनकी हाजिरी देख रहे हैं किधर जा रही है, उनके मिनिस्टर क्या कर रहे हैं, उनके रवैये क्या है, जहाँ डिफेंस मिनिस्टर और इंटीरियर मिनिस्टर की लड़ाई हो वहाँ बाकी क्या करेंगे? जिन दोनों को ये नहीं पता कि किसने क्या बोलना है, किसने क्या नहीं बोलना, इसलिए वो चीज़ें उधर देखने की ज़रूरत है कि और लोगों की तवज्जो पे। अभी आपने कहा जी कि वो डाइवोर्स से इंग्लैंड चले गए, रात एक प्रोग्राम में चल रहा था जी कि 7वां फिर उनका विजिट है, हर जब जहाँ भी वो जाएंगे वापस लंदन से होके आना होता है और कुछ दिन गुजार के आना होता है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन इस चीज़ों को आज मीडिया हाईलाइट कर रहा है। ये वक्त था कि उस वक्त साथ साथ हाईलाइट किया जाए, उस पर दिखाया जाए, लेकिन जब लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से अब देखना ये है कि आज क्यों ज़रबे अज़ब के लिए और ये चारसदा वाले वाक़या या इस टाइप की और वाक़यात जो हो रहे हैं उस पर ऊपर क्या लायामल अख्तियार किया जाए। अवाम क्यों एक साइड पे खड़ी है और हुकूमत वक्त एक साइड पे खड़ी है, दोनों में गैप है। और हर दफ़ा जनरल रहील शरीफ साहब की तस्वीर साथ दिखा के क्या मैसेज देने की कोशिश की जाती थी यहाँ कि उनको साथ लेके जा रहे हैं जी, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं जी, वी आर ऑन वन पेज, एक फिक्र कर। क्यों ये जरूरत महसूस होती है हर दफ़ा बार-बार वज़ाहत की जरूरत क्यों पेश आ रही है? वही चीजें, वही र्यूमर्स बिल्ड होती है। अच्छा शरीफ साहब, रहील शरीफ साहब की एक्सटेंशन को एक तरफ अगर रख दें, फाइनल आप इस पे क्या कमेंट करेंगे कि इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का अल्टीमेट नतीजा आप क्या देख रहे हैं? देखें जहां तक अल्टीमेट नतीजे का तल्लुक है तो पूरी कौम को फिक्र है कि इस नतीजे से हम निकलेंगे बाहर तो कुछ होगा। आज देखें फ्रांस ने, जो फ्रांस के वजीर आज़म गए हुए हैं इंडिया में, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया और जो बातें कही हैं, हमारे यहाँ फॉरेन मिनिस्टर है ही नहीं को जवाब दे सके। हमारे यहाँ ये पता ही नहीं है, हम सिर्फ डूबोर की बातें तो करते हैं, लेकिन डूबोर जो उधर से कराना चाहिए कि वो डायलॉग जो कैंसिल करते हैं और डायलॉग को पोस्टपोन करने का तरीका ढूंढते हैं, उसको वो प्रेशर नहीं करते। जब हमने चाइना, अमेरिका, इंडिया और अफगानिस्तान और पाकिस्तान चारों ने मिलकर जब एक फैसला किया कि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर हमने इस तरीके से कंट्रोल करना है कि ना गुड तालिबान और बैड तालिबान का कॉन्सेप्ट को खत्म करना है, ना आपकी तरफ से आए ना हमारी तरफ से आए, इसको कंट्रोल करना है, तो कौन सी कुव्वतें हैं जो इनको रोकती हैं? कौन सी कुव्वतें हैं? एजाज शरीफ साहब के पास जाने पहले एक फिक्रा सुन ले। इनके चीफ मिनिस्टर ने कहा KPK ने कि यहाँ एमरजेंसी इम्पोज हो जानी चाहिए और घर घर की तलाशी लेनी चाहिए। अगर वो वहां से आवाज उठ रही है तो फेडरल गवर्नमेंट क्यों नहीं उस पर एक्शन कर रही? क्यों, क्या वजूहत है, क्यों उस पर रोका जा रहा है? ये चीजें सवाल उठ रहे हैं। दुनिया की बेस्ट आर्मी
और दुनिया के जो जर्नल्स हैं रेटिंग में हमारे जो चीफ हैं बेस्ट जनरल डिक्लेयर हुए। श्रीलंका के अंदर जो दहशतगर्दी थी क्रेडिट है पाकिस्तान आर्मी ने ख़त्म किया। इसके अलावा कई दुनिया के कई ममालिक में हम सपोर्ट कर चुके हैं, मुआवनत कर चुके हैं। अपने घर में आज लड़ाई है तो इसको दुनिया की बेस्ट आर्मी, बेस्ट ISI, इसके बावजूद उसके जो नताइज निकल रहे हैं उसका रिएक्शन भी आ रहा है, खौफनाक धमाके भी हो रहे हैं। तो क्या इसकी बुनियादी आप रिजल्ट इसका क्या देख रहे हैं कि इस 7 महीने में या 8 महीने में या 1 साल में नक्शा क्या होगा, फ्यूचर का क्या नक्शा? मेरी समझ में जो बात आई है ना जी, पहली बात तो ये कि जितनी इंसर्जेंसीज हों या इस तरह का टेररिज्म हो, ये मिलिट्री माइट से सिर्फ तो या 4-5-6% जो है इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है रिसेंट पास को अगर आप देखें। इसके साथ इफ़ यू कपल इट विद डायलॉग, जो पीछे से जो काम होना चाहिए वो, तो आप इसके असरात देखेंगे। मिसाल मैं देता हूँ, आप बम्बार्डमेंट कर रहे हैं पूरे फाटा के अंदर, आप दहशतगर्दों को मार रहे हैं, जाहिर है 1% दहशतगर्द होंगे, 99% तो पाकिस्तानी है, लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं। अच्छा, ना पानी है, ना बिजली है, ना सड़क है, ना रोटी है, ना रोजगार है, ना कोई तालीम है, ना इलाज है। उस इलाके के अंदर जब तक मुतबादल रोजगार आप फराहम नहीं करेंगे तो 20,000 रुपए की रिक्रूटमेंट लोग ले लेंगे। इसलिए जो बाकी करने के काम है ना जी, जिसमें जाहिर ऑफ कोर्स नैरेटिव मौक़िफ़ पूरी कौम एक तरह सोच रही है, वो एक बहुत अहम चीज़ है। फौजी काम भी जारी रहना चाहिए, दूसरी चीज़ें भी, कोई बैकडोर भी, कोई और ये जो नीचे करने वाला काम है ये भी होना चाहिए, तब जाके ये इंसर्जेंसीज और इस तरह की दहशतगर्दियाँ जो हैं वो इख्तिताम को पहुंचती हैं। ब्रिगेड साहब, फाइनल कमेंट क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह मिलकर आगे चला जाए ताकि इसकी एग्जीक्यूशन को बेहतर किया जाए और पाकिस्तान वाकई एक पीसफुल पाकिस्तान के तौर पर आगे बढ़े? इसके लिए लाएअमल मौजूद है। सिर्फ मैं आपसे अर्ज करूँ, सीरियसनेस की और प्रायोरिटाइज करने की ज़रूरत है। फौज ने अपना काम करना ही है, उनके ऊपर ये लीगली भी, मॉरली भी और एज पर कॉन्स्टिट्यूशन भी बाइंडिंग है कि वो हर किस्म के थ्रेट जो पाकिस्तान के अवाम के ऊपर आ रहे हैं और जो दहशतगर्दी की सूरत में आ रहे हैं उसमें फुल फ्लैज ऑपरेशन करें और लोगों को तख्ते मतलब जजा और सज़ा के निज़ाम की तरफ वो उन्होंने करना है। वो कराची में भी होना है, चाहे जितनी रेजिस्टेंस मर्दी आए, वो पंजाब में भी होना चाहिए। यहाँ पे लोग वोट मांगते रहे हैं हार्डकोर पार्टी के साथ, होना तो चाहिए, लेकिन होगा अगर पंजाब में शुरू नहीं होगा तो आप एक डायकॉटमी क्रिएट करेंगे, आप गवर्नेंस फेलियर क्रिएट करेंगे और जो आप प्रॉब्लम को टोटली हल करना चाहते हैं वो प्रॉब्लम टोटल तौर पे हल नहीं हो सकेगी, उसमें ग्रे एरियाज रह जाएंगे जिसके लिए आपकी सक्सेस जो है वो अल्टीमेट और कंप्लीट नहीं हो। नबीश साहब, फाइनल कमेंट? फाइनल कमेंट ये है जी कि देखें, बात यह है कि जो यहाँ माहौल इस वक्त क्रिएट किया जा रहा है और जो जैसा माहौल बन रहा है उसके अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ देखनी है कि इंतहा पसंदी का सलूशन क्या आपने ढूंढा। एक्सट्रीमिज़म के लिए हमने कोई वर्ग कोई ऐसा माहौल नहीं पैदा कर रहा है कि जिससे लोगों के अंदर ये जो तफरीक है ख़त्म हो। कई लोग जो हमारे जो लोगों टेररिस्टों को अप्रिशिएट करते हैं मजहबी जुनूनियत के हिसाब से, उसके हिसाब से वो जो इंतहा पसंदी की तरफ हम एक्सट्रीमिज़म हर चीज़ में ले आए हैं। आज इनका ये बयान जो आया कि जी मैंने एक्सटेंशन नहीं ले रहा, ये भी एक्सट्रीमिज़म की एक हद थी जहाँ पे उसको उनको पहुँचा दिया गया कि उन्हें मजबूरी ये कहना पड़ा। हमें उसकी सलूशन ढूंढनी है। जब तक उसकी सलूशन नहीं ढूंढेंगे दहशतगर्दी पे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, क्योंकि असल बात वो मुद्दा है जिसकी तरफ ना कोई सोच रहा है, ना कोई देख रहा है, ना कोई हमारे देखा जा रहा है। हम जिस तरीके से परवान चढ़ रहे हैं मदरसों में या जिसमें उनको देखे जा रहे हैं, मौलाना अब्दुल अजीज खुलेआम एक वहाँ बात करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन नहीं आता। साहब, थैंक यू वेरी मच। ब्रिगेड साहब आपका शुक्रिया, नवीश साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज एक्सटेंशन के मामले में पूरी कौम उलझी हुई है और हम इस बात पे बहस कर रहे हैं कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि पूरी कौम का और हुकूमत का फोकस इस बात पे होना चाहिए कि जो जंग आज पाकिस्तान को दरपेश है, पूरी कौम जिस जंग का हिस्सा है, और ये जंग बाय द वे 71 और 65 की जंग से भी एक बड़ी जंग है, इस लिहाज से कि आपको जिस माइंडसेट के साथ लड़ना पड़ रहा है वो आपके दाएं बाएं और आपके इर्द गिर्द मौजूद है और आपके घर के अंदर मौजूद है। आप उस वक्त तक इस जंग में कामयाब नहीं हो सकते, उस वक्त तक आप एक पीसफुल पाकिस्तान का ख्वाब नहीं देख सकते जब तक आप यूनाइट ना हो और आप अंदर से एक ना हो और पॉलिटिकल विल के साथ और कौम की सपोर्ट के साथ आर्मी इस टारगेट को अचीव कर सकती है। अपने मेज़बान जुल्फ़िकार राहत को आज के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।